कैसे इस मर्डर ने पूरे बैंगलोर में हड़कंप मचा दिया। नौबत इस चीज की आ जाती है कि जो ये झगड़ा है ये पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है। यहां पर उससे एक चूक हो जाती है। इसी चाकू से उसने महालक्ष्मी के 1 नहीं 10 नहीं 20 नहीं पूरे उसकी जो करंट लोकेशन थी वो अभी भी पुलिस वाले इजीली ट्रैक कर पा रहे थे। ये सब जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर थे, पर कोर्ट रूम में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ही नहीं मिला। तिरुपरा में एक फैमिली रहती थी और काम के चलते ये फैमिली जो है अपने 90s में तिरुपरा छोड़ देती है और कर्नाटका आ जाती है। कर्नाटका के बैंगलोर जैसे शहर में ये लोग रहने लगते हैं। इस फैमिली के जो हेड थे उनका नाम था चरण सिंह, उनकी बीवी मीना राणा और 3 बच्चे, जिसमें बड़ी बेटी महालक्ष्मी। और आज की जो ये स्टोरी है ये उसी महालक्ष्मी के मर्डर की स्टोरी है कि कैसे इस मर्डर ने पूरे बैंगलोर में हड़कंप मचा दिया। वक्त के चलते इस फैमिली के जो हेड थे वो नहीं रहते। अब जो सारी जिम्मेदारियां थी वो मीना राणा मतलब कि महालक्ष्मी की मां पर आ जाती है। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जा रहे थे वैसे वैसे वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगे थे और इसी के चलते महालक्ष्मी एक लोकल गारमेंट की शॉप में एज अ सेल्स ऑपरेटर की जॉब करने लगती है और अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है। अब जैसे जैसे वक्त बीतता रहता है वैसे वैसे महालक्ष्मी की शादी की उम्र भी आ जाती है और इसी के चलते महालक्ष्मी की माँ जो है उसके लिए एक लड़का देखती है जिसका नाम था हेमंत दास। और 2019 में दोनों की अरेंज मैरिज हो जाती है और दोनों बैंगलोर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। अब जो चीजें थी वो सही चल रही थी और आगे जाके महालक्ष्मी और हेमंत दास को एक लड़की भी होती है। दोनों अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वक्त के साथ जो है चीजें खराब होने लगती हैं और 2023 आते ही शादी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। हेमंत को शक हुआ कि महालक्ष्मी का किसी के साथ अफेयर है और इस चीज को लेकर उन दोनों के बीच में झगड़े होने लगे और जिसके चलते दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जो बेटी थी कभी मां के पास रहती कभी पिता के पास रहती। महालक्ष्मी ने दिसंबर 2023 में इसी के चलते एक कंप्लेन भी रजिस्टर करी थी जो कि नीलामंगला पुलिस स्टेशन में लिखवाती है और आगे जाके इन्वेस्टिगेशन में इस चीज का पता चलता है। फिर महालक्ष्मी एक फ्लैट रेंट पर लेती है और वहीं से अपनी जॉब करने लगती है। अब 19 अगस्त आता है, रक्षाबंधन का दिन था। ये आखिरी बार था जब महालक्ष्मी अपनी फैमिली से मिली और वहां से अपने रेंटेड वाले फ्लैट पर चली जाती है। अक्सर ये होता था कि काम के चलते कई दिन तक महालक्ष्मी अपने घर वालों से बात नहीं करती थी और फैमिली भी जो है इस चीज को समझती थी। अब तारीख आती है 21 सितंबर। महालक्ष्मी जिस रेंटेड फ्लैट में रहती थी वहां से बदबू आ रही थी। अब ये वो टाइम था जब लोगों ने आफ्ताब और श्रद्धा का केस और कई ऐसे केस सुने थे जहां से बदबू का मतलब खतरा होता है। नेबर्स ने कंप्लेन की, लैंडलॉर्ड आता है और लैंडलॉर्ड आते ही महालक्ष्मी की मां को बुलाता है। अब वहां पर महालक्ष्मी की मां और छोटी बहन आती है और वो लोग घर के अंदर जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो ये बदबू आ रही है ये कहां से आ रही है। तभी महालक्ष्मी की जो बहन है उसकी नजर एक फ्रिज पर जाती है और जैसे ही वो फ्रिज को खोलती है उसमें से कुछ लाश के टुकड़े पड़े हुए उसे दिखाई दे देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसी बीच लैंडलॉर्ड जो है लोकल पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर देता है और जो पुलिस है उसी टाइम के बीच में आ जाती है और जो चीज़ों को अपने कंट्रोल में ले लेती है। अब फोरेंसिक की टीम भी घर पहुंचती है और जो सबूत और टुकड़े मिलते हैं उनको समेटती है और फिर वहीं पे पास ही के सरकारी हॉस्पिटल ले जाती है। वहां के मॉर्चरी में लाश के टुकड़ों का पोस्टमार्टम होता है। पहले उन टुकड़ों की गिनती 30 से 40 बताई गई थी, लेकिन जब डॉक्टर्स ने उन टुकड़ों की गिनती की, असली गिनती सामने आती है और महालक्ष्मी की लाश के 30 या 40 टुकड़े नहीं किए गए थे बल्कि 59 टुकड़े किए गए थे। पोस्टमार्टम के बाद जो है इन टुकड़ों को फैमिली को दे दिया जाता है, जिसके बाद जो है बैंगलोर में उनका अंतिम संस्कार किया गया।
अब सवाल ये था कि जो 59 टुकड़े किए गए थे आखिर किसने किए। पुलिस का सबसे पहला जो शक होता है वो महालक्ष्मी के पति हेमंत दास पर जाता है। जब पुलिस जो है सख्ती से पूछताछ करती है तो हेमंत बताता है कि हम दोनों अलग हो गए थे। जब पुलिस उससे पूछती है कि इसका रीजन क्या था, तब हेमंत बताता है कि महालक्ष्मी का अफेयर था किसी और के साथ, इसी के चलते वो दोनों अलग हो गए और उसने जो है महालक्ष्मी का कत्ल नहीं किया है। उसने ये भी कहा कि महालक्ष्मी का अशरफ नाम के लड़के के साथ अफेयर था जो कि उत्तराखंड का था और नीलामंगला में एक सैलून में काम करता था। हेमंत दास ने कहा कि उसको शक है कि उसी ने महालक्ष्मी का खून किया है। उसने ये भी बोला कि महालक्ष्मी ने कुछ महीने पहले अशरफ के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी। अशरफ उसको ब्लैकमेल करता था। अब पुलिस जो है अशरफ को ढूंढने में लग जाती है और कुछ ही टाइम में अशरफ को पुलिस पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद 10 से 12 घंटे की पूछताछ करती है, लेकिन अशरफ के खिलाफ उनको कोई सबूत नहीं मिलते। पुलिस ने और 3-4 दोस्तों और उसके कलीग्स को भी उठाया, पर सब के सब बेकसूर निकले। अब जो अशरफ ने जो चीजें बताई थी वो सारी चीजें मैच हो रही थी। इसी के चलते जो है अशरफ को पुलिस छोड़ देती है। अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के लिए 5 टीमें बनाई और वो लोग उन सबको क्वेश्चन कर रहे थे जो कि विक्टिम के क्लोज थे और 150 से भी ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस को खंगाला गया। अभी तक पुलिस के हाथ जो है महालक्ष्मी का मोबाइल फोन नहीं लगा था जो कि शायद मारने वाला अपने साथ ले गया था, और जो वेपन यूज किया गया था वो भी अभी पुलिस को नहीं मिला था। अब पुलिस की एक टीम सबसे पहले विक्टिम के फोन के सीडीआर खंगालती है। इससे पता चलता है कि महालक्ष्मी लास्ट टाइम 1 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर गई थी। 1 सितंबर के बाद उसका फोन या तो स्विच ऑफ था या अनरीचेबल था। उन्होंने उन कॉल्स पर फोकस किया जो 1 से 2 तारीख के बीच में आई हुई थी। लगभग 11 नंबरों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है और सीडीआर और टावर लोकेशन से एक क्लियर लीड मिलती है। एक नंबर सामने आता है और जो ये नंबर था मुक्ति राजन रॉय का। अब जो ये मुक्ति राजन रॉय था उड़ीसा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट के गांव दूसरी का रहने वाला था और बेंगलुरु में ही एक मॉल के गारमेंट्स शॉप में सुपरवाइजर की नौकरी करता था। और ये वही शॉप है जहां पर महालक्ष्मी भी काम करती थी। ये दोनों साथ काम करते थे। पहले सिर्फ कलीग्स थे, फिर धीरे धीरे चीजें जो हैं प्यार में बदल जाती हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। दूसरी तरफ जो पुलिस की टीम थी वो सीसीटीवी खंगाल रही थी। उसने मॉल और शॉप की सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाई। शॉप ओनर और कलीग से पूछा गया। वहां से पता चलता है दोनों महालक्ष्मी और मुक्ति राजन 1 सितंबर से ही लास्ट देखे गए थे और दोनों 1 सितंबर के बाद से ही गायब थे। मॉल के एम्प्लॉयज से डिटेल स्टेटमेंट्स लिए गए। मुक्ति राजन रॉय का नाम महालक्ष्मी के हस्बैंड हेमंत दास ने कभी नहीं लिया था। पुलिस को बड़ी अजीब बात लगती है कि मुक्ति राजन 1 सितंबर से गायब है और महालक्ष्मी भी 1 सितंबर से शॉप पर नहीं आई। अब जब ये कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आई तो पता चला 1 सितंबर को इन दोनों के बीच में बात हुई थी। अब दोनों जो है शॉप पर नहीं थे। इसका मतलब जो है दोनों अलग अलग रहते थे। महालक्ष्मी और मुक्ति राजन के बीच में बात भी हुई थी और जो कॉल डिटेल्स थी उसमें पता चला कि इन दोनों के बीच में अक्सर बातें हुआ करती थी। अब जो पुलिस थी वो मुक्ति राजन का नंबर ले लेती है और तुरंत ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अब उसके लोकेशन और उसके कॉल डिटेल्स खंगालना शुरू कर देती है तो पता चलता है कि 2 से 3 सितंबर को मुक्ति राजन का जो मोबाइल की लोकेशन थी वो बैंगलोर में ही थी, बल्कि उस इलाके में थी जहां पे महालक्ष्मी रहा करती थी। इस चीज से क्लियर हो गया कि वो महालक्ष्मी के साथ था। अब जो ये 2 इंपॉर्टेंट लीड पुलिस को मिली थी, पहली जो थी 1 सितंबर को वो गायब था और दूसरी 2 से 3 सितंबर को मोबाइल की लोकेशन जो थी मुक्ति राजन की सेम एरिया में थी। अब यहां से पुलिस को लीड मिली तो पुलिस ने अब मुक्ति राजन के बारे में और पता किया। जो शॉप का ओनर था वहां से पुलिस को मुक्ति राजन का एड्रेस मिल जाता है। मुक्ति राजन बैंगलोर में ही रेंट पर रहता था। पुलिस जो है वहां तक पहुंचती है, उसके घर पर जाती है
घर पर उसका भाई मिलता है। जब भाई से पुलिस पूछताछ करती है तो वो बताता है कि उसका भाई जो है ये कहकर गया है कि वो गांव जा रहा है। पुलिस को थोड़ा शक होता है और फिर जो है पुलिस अपने स्टाइल में पूछती है। तब उसका भाई जो है एक स्टोरी सुनाता है। उसने बताया कि 3 सितंबर को मुक्ति रंजन ने मुझे फोन किया और फोन करके रोने लगा। फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने घर आकर बताता हूँ ये बोलकर फोन काट दिया। इसके बाद मुक्ति रंजन घर आता है और उसको बोलता है कि तुम यहाँ से किसी और जगह पर शिफ्ट हो जाओ और मैं बैंगलोर सिटी छोड़कर कहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे हाथों से क्राइम हो गया है। मुक्ति के भाई ने पुलिस को बताया कि मुक्ति ने घर आकर कन्फेस किया था, मेरे हाथ एक क्राइम हो गया है, और उसने बताया कि महालक्ष्मी को उसने मार दिया है। भाई की टेस्टिमनी पुलिस के लिए एक्शनेबल लीड बन गया और पुलिस ने इमीडिएटली उसके फोन ट्रेस और मूवमेंट पर फोकस बढ़ा दिया। इसी बीच सबसे पहले वो सिम निकालकर बाहर फेंक देता है और एक नया सिम खरीदता है और नए सिम को उसी मोबाइल में डाल देता है जो कि वो यूज कर रहा था। यहाँ पर उससे एक चूक हो जाती है। सिम डालने के बाद वो वही फोन यूज कर रहा था और वहां से वो निकल जाता है, इधर उधर भटकता रहता है। अब क्योंकि उसने सिम तो बदल लिया था लेकिन मोबाइल वो वही यूज कर रहा था, तो मोबाइल की वजह से उसकी जो करंट लोकेशन थी वो अभी भी पुलिस वाले इजीली ट्रैक कर पा रहे थे, और किस जगह वो जा रहा है और किस जगह नहीं वो सब पुलिस वालों को पता चल रहा था। बैंगलोर पुलिस ने उड़ीसा पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट किया। टेक्निकल टीम्स ने मुक्ति का जो लास्ट नोन लोकेशन था वो उड़ीसा तक ट्रेस किया। बैंगलोर से मल्टीपल टीम जो है उड़ीसा भेजी गई क्योंकि मुक्ति जो है वहां चला गया था और पुलिस जो है कंटिन्यूअसली उसको ट्रैक कर रही थी और लोकल इनपुट्स की मदद के साथ उसकी मूवमेंट को मॉनिटर कर रही थी। अब जो ये सारी कार्रवाई जो चल रही थी ये मुक्ति राजन को पकड़ने के लिए चल रही थी, वहीं भादरक डिस्ट्रिक्ट जहां उसका गांव था वहीं तक। अब 24 सितंबर की देर रात वो अपने घर पहुंचता है। अब फिर खाना खाकर वो अपने परिवार के साथ सो जाता है, लेकिन सुबह सुबह जब पूरा परिवार सो रहा था तब मुक्ति जो है चुपचाप उठता है और अपनी बाइक को उठाता है। एक बैग जो वो लेकर आया था उस बैग को अपने साथ रखता है, उसका जो लैपटॉप था वो अपने साथ रखता है, जो मोबाइल लेकर आया था वो भी अपने साथ रखता है, और सुबह को अंधेरे में वो अपने घर से बिना किसी को बताए निकल जाता है। घर से करीब 3 किलोमीटर तक वो बाइक चलाता है और 3 किलोमीटर के बाद एक कब्रिस्तान के इलाके में वो जाता है और वहां पहुंचते ही अपनी बाइक को पार्क करता है और फिर उसके बाद जो है सुबह हो जाती है। सुबह जब उजाला हुआ कुछ लोग जो है वहां से गुजरते हैं तो वो देखते हैं कि पेड़ से एक शख्स की लाश लटकी हुई है। फौरन जो है पुलिस को खबर की जाती है, तब जाकर पता चलता है कि मुक्ति ने सुसाइड कर लिया है। मुक्ति राजन की जो बॉडी थी वो पेड़ से लटकी हुई थी। उसके पास जो है एक नोट भी मिलता है जिसमें उसका कन्फेशन और डिटेल्स लिखी थी। नोट के साथ उसका लैपटॉप और मोबाइल भी रिकवर हुआ जिसे फोरेंसिक ने एग्जामिन किया। पुलिस ने जो डायरी थी उसको डायरेक्ट कन्फेशन समझा। इसे मोटिव और मेथड दोनों पर क्लियरिटी मिल जाती है। पुलिस ने उसके माँ बाप और भाई की गवाही ली और सच्चाई क्या थी उन्होंने ये बताया। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था महालक्ष्मी और उसके बीच जो है रिश्तों में टेंशन बढ़ रही थी। महालक्ष्मी बार बार डिमांड कर रही थी कि मुक्ति जो है उससे शादी कर ले, और वो उसको धमकी भी देती थी कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो उसके खिलाफ जो है पुलिस कंप्लेन कर देगी। अब जो मुक्ति है उसको थोड़ा डर लगता है और जो महालक्ष्मी थी उसे लगातार ब्लैकमेल कर रही थी। अब इस चीज के चलते जो है झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, और जो ये झगड़ा है ये काफी टाइम तक चलता है। नौबत इस चीज की आ जाती है कि जो ये झगड़ा है ये पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाता है और पुलिस ने इन दोनों को बुलाया और वहां पर इन दोनों के स्टेटमेंट लिए गए। मुक्ति ने तुरंत महालक्ष्मी को 10,000 रुपए भी दिए, तब जाकर पुलिस ने उसको छोड़ा। उस दिन के बाद से महालक्ष्मी और मुक्ति राजन एक दूसरे से गुस्सा थे। 2 सितंबर की रात महालक्ष्मी और मुक्ति के बीच फिर से बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान मुक्ति का गुस्सा इतना बढ़ गया
कि उसने महालक्ष्मी का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। अब मुक्ति जो है और भी परेशान हो गया। उसने डिसाइड किया कि लाश को फ्रिज के अंदर छिपा देता हूं ताकि कुछ दिनों तक स्मेल जो है नहीं आएगी। अब 3 सितंबर को मुक्ति जो है एक लोकल शॉप पर जाता है, वहां से एक चाकू खरीदता है और जो ये सारी चीजें थी ये सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी। उसी चाकू से उसने महालक्ष्मी के बॉडी के 1 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, पूरे 59 टुकड़े कर दिए और उनको फ्रिज के अंदर भर दिया। मुक्ति ने कत्ल के बाद अपनी मां और दोनों भाइयों को यह सच्चाई बताई। मुक्ति के जाने के बाद जो प्रोसिक्यूशन भी था वो भी मुश्किल पोजीशन में था, क्योंकि मेन अक्यूज जो था उसकी कस्टडी अब पॉसिबल नहीं थी। सुसाइड नोट और भाई की स्टेटमेंट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, ये सब जो है एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर थे, पर कोर्ट रूम में क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ही नहीं मिला। इसलिए प्रैक्टिकल तौर पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके फाइल को आगे भेज दिया, लेकिन नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल पॉसिबल नहीं रहा। 59 टुकड़ों की ये कहानी एक ऐसा राज जो हमेशा के लिए फ्रिज के अंधेरे में बंद हो गया। कातिल जो था वो मर चुका था, लेकिन उसके लिखे हुए नोट ने अभी भी एक सवाल पूछता रहा कि असली शिकार कौन था, महालक्ष्मी या मुक्ति राजन रॉय। तो इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वक्त रहते लोगों को सच्चाई पता चले।